हाय गाइस, कैसे हो बेटा आप लोग? एकदम बढ़िया। चलो आज हम एक अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है। हमने बोल दिया पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन होती है। ठीक है, सब कुछ लॉज के अकॉर्डिंग मैथमेटिकल बोर्ड वर्क हमारा हो गया। ठीक है, पेपर वर्क हो गया। लेकिन जो एक क्यूरियस साइंटिफिक नेचर होता है हर किसी के अंदर, हर साइंटिस्ट ये जानना चाहता है कि ये चलो मान लिए कि इन गैस लॉज को फॉर्म कर रही है तो वास्तव में क्या हो रहा होगा, है ना। इन रियलिटी गैसेस कैसे, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा होगा टेम्परेचर के साथ, है ना, कैसे बॉयल्स लॉ होगा, कैसे बोलते हैं चार्ल्स लॉ फॉलो हो रहा होगा। तो हर चीज को थोड़ा सा इमेजिनेशन करके डेवलप करने के लिए हर एक साइंटिस्ट की ये कैपेसिटी होती है, उसकी टेंडेंसी होती है, वो जानना चाहता है उसके बारे में। ठीक है, तो इन्हीं सभी के सभी आइडियल गैस इक्वेशन को अच्छे से समझने के लिए, गैस लॉज को अच्छे से समझने के लिए कंबाइंड फॉर्म में समझना ही, तो हम उसे कंबाइंड फॉर्म ऑफ गैस लॉज इज कॉल्ड द आइडियल गैस इक्वेशन। आपको पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था। ठीक है, तो ये लॉ जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो क्या होता है, वास्तव में क्या हो रहा होगा, तो कैसी वो गैस होगी जो आइडियल गैस होगी, है ना। आइडियल गैस मैंने बोल दिया था पिछले लेक्चर में कि वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉर्म कर रही होगी। तो वास्तव में इक्वेशन को फॉलो कर रही है ये तो मान लिया, चलो, लेकिन वो होती कैसी है, उसका नेचर कैसा होता है, उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, अट्रैक्शन रिपल्सन कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कैसे घूम रहे हैं, क्या किसी के साथ मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, ये वो बहुत सारी चीजें हैं। ऐसी चीज को समझने के लिए एक भाई साहब आए जिनका नाम था जेम्स मैक्सवेल। क्या नाम था बेटा? जेम्स मैक्सवेल। ठीक है, इन्होंने इन सब लॉज को कंबाइन करके अच्छे से स्टडी किया। ठीक है, और जेम्स मैक्सवेल ने खाली स्टडी नहीं किया, फिर क्या किया, उसी के बेसिस पे इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दे डाले। ठीक है, क्या किया, उसी इक्वेशन को इमेजिन करके कंबाइंड फॉर्म में इसने लॉज को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी किया और उसके बेसिस पे कि कुछ कंक्लूजन दिए, कुछ पोस्टुलेट्स दिए। ठीक है, तो वो इनके पर्सनल एजप्शन है। ठीक है, हाँ ये बात फिक्स है कि जितने भी एजप्शन, जितने भी पोस्टुलेट्स इन्होंने दिए हैं वो सभी के सभी गैस लॉज के साथ एग्री होते हैं। दूसरी बात, ठीक है, जो इन्होंने दिया है वो दिया है आइडियल गैस के लिए। जो भी इन्होंने पोस्टुलेट्स दिए किसके लिए दिए? आइडियल गैस के लिए। पहली बात तो ये आइडियल गैस के लिए। दूसरी बात, सभी गैस लॉज को ओबे करते हैं जब आइडियल गैस है तो। ठीक है, प्लस आज तक कोई भी उनका एक्सेप्शन में नहीं मिला है। अगर कोई आइडियल गैस है और उन लॉज को ब्रेक कर दे, उन पोस्टुलेट्स को ब्रेक कर दे, ऐसा नहीं हुआ है। सभी के सभी प्रैक्टिकल एविडेंस उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। इसके खिलाफ अभी तक तो कुछ मिला नहीं। ठीक है, तो वो पोस्टुलेट्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये पार्ट फिजिक्स का है, लेकिन केमिस्ट्री में जितना इसका पार्ट है मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले एक पॉइंट लिखूंगा, फिर उसे एक्सप्लेन करूंगा, दूसरा लिखूंगा, फिर उसे एक्सप्लेन करूंगा। लगभग 6 to 7 पोस्टुलेट्स है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, सो बेटा मैंने यहाँ पे पॉइंट्स, पोस्टुलेट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, किसके? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, जो कि जेम्स मैक्सवेल ने दिए। एक एक करके मैं सबको एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने। यहाँ पे पहले 4 लिखे हुए हैं, अभी और 3 है। पहले 4 समझते हैं, फिर हम 3 भी लिखेंगे आपके लिए। देखो फर्स्ट क्या कहता है कि हर एक गैस, आप पहले तो एक काम करो, इसको समझने से पहले अपने दिमाग में एकदम सामने इमेजिन करो कि आपके पास एक बैलून रखा हुआ है, एक बड़ा गुब्बारा है। ठीक है, वो गुब्बारे में आपने मतलब हवा भरी हुई है, एयर भरी हुई है, मतलब गैस ही होगी। एयर में कोई ना कोई गैस तो होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस इज एयर। ठीक है, तो वो आपको इमेजिन करके चलना है। आपको सभी पॉइंट्स में उसी से समझाने वाला हूं। ठीक है, ईच गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, हर गैस, जो भी आइडियल गैस होगी उसके अंदर क्या है, वो किससे मिलके बनी होती है? कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल और वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। और वो स्मॉल पार्टिकल्स क्या होंगे? एटम्स और मॉलिक्यूल्स।
ठीक है, हर एक गैस स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बनी होती है, जो कि मतलब छोटे छोटे एटम से मिलके गैस पूरी बनी होती है। ठीक है, मतलब गैस की सबसे छोटी यूनिट एटम्स होती है। क्लियर, उससे उसके मॉलिक्यूल्स बन रहे होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे वहां पे तो गैस की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। देयर वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। अच्छा, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मान लो ये मेरे पास बैलून है, ठीक है बेटा, ये मेरे पास मान लो एक गुब्बारा है। ठीक है, उतना अच्छे से तो नहीं बना पा रहा, लेकिन इमेजिन करो ये बैलून में क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, छोटे 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 पार्टिकल्स से मिलकर बनी। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये सब क्या है, एटम्स इसके अंदर है। क्लियर, ये क्या है, एटम्स है। नाउ इसी में क्या लिखता हूं मैं, देयर वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। अच्छा, इस पर्टिकुलर एटम का, मान लो मैंने ये वाला एटम ले लिया, ये जो एटम है इसका जो वॉल्यूम है वो पूरे बैलून के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, एकदम छोटा है। ऐसे समझ लो जैसे 1,00,000 रुपए के आगे 1 रुपया, मैं उसको बोल सकता हूं कि 1 रुपया क्या है, उसके सामने नेग्लिजिबल है। 1 रुपीज इज नेग्लिजिबल इन फ्रंट ऑफ, है ना, इन कंपैरिजन टू 1,00,000 रुपीज। सेम हमने क्या बोला कि इसका जो वॉल्यूम है वो पूरे वॉल्यूम के सामने नेग्लिजिबल रहेगा। और दूसरी बात कि जो इसका वॉल्यूम है वो एक दूसरे एटम से जो दूरी है उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है। अब होगा क्या कि मैं अगर इसी में मैंने आगे क्या लिखा कि यही फैक्टर कि इसका वॉल्यूम छोटा है, सबसे पहले हमने बोला स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, फिर इसका जो वॉल्यूम है स्मॉलेस्ट पार्टिकल का, इनके बीच में जो स्पेस है उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मैं अगर इस पे प्रेशर अप्लाई करूं ऊपर से, ऐसे ऐसे दबाना स्टार्ट करता हूं बैलून को, तो क्या होगा, जब तक, क्योंकि ये वॉल्यूम तो बहुत छोटा है, जब तक एकदम सब पास पास नहीं आ जाते तब तक हम इसे दबा सकते हैं, मतलब ये कंप्रेस हो सकता है। इसी के कारण गैस कंप्रेसिबल वाला फैक्टर शो करती हैं, केवल इसी की वजह से, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलकर गैस बनी होती है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, उन्हें हम आराम से प्रेस, जब मैं पूरे वॉल्यूम को प्रेस कर रहा हूं, अब सोचो इसका क्रॉस सोचो, इसका उल्टा सोचो कि अगर पार्टिकल्स बड़े बड़े होते, फॉर एग्जाम्पल इतना बड़ा पार्टिकल होता, ठीक है, दूसरा केस बना लो ना एक, यहाँ पे ये रहा मेरा दूसरा बैलून, मान लो ये मेरा बैलून है, अब इसके अंदर 2-4 बड़े बड़े पार्टिकल डालोगे तो ये तो भर गया। अब मैं इसे प्रेस करूंगा, ये प्रेस ही नहीं होगा, ये प्रेस नहीं होगा, हाँ, लेकिन वो आराम से प्रेस हो जाएगा। ठीक है, आराम से प्रेस हो जाएगा, और उसका रीजन है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में काफी गैप है, उसके वॉल्यूम से तो काफी ज्यादा गैप है। क्लियर, समझ में आया फर्स्ट पॉइंट। इट एक्सप्लेन्स द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस। कंप्रेसिबिलिटी मैंने आपको कंप्रेस करके भी दिखाया, प्रेशर अप्लाई करके, और इसका रीजन है कि वॉल्यूम बहुत छोटी है पार्टिकल्स की, है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स की। सेकंड पॉइंट है, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस एट ऑर्डिनरी टेंपरेचर एंड प्रेशर। ये जो पार्टिकल्स इसमें मौजूद हैं इनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स नहीं लगता है, मतलब ये एक दूसरे के साथ कभी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेंगे, ये याद रखना, कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेंगे एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, फॉर्म नहीं करेंगे। अब होता क्या है इसी पॉइंट में, इसको मैं कैसे समझ सकता हूं, मान लो मैंने इसको थोड़ा सा टेम्परेचर देना स्टार्ट किया, टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया, अब क्या है, अगर रिएक्शन होनी होती इनके बीच में, बॉन्ड फॉर्मेशन होनी होती, देखो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, थोड़ा सा केमिस्ट्री वाले नजरिए से इसको देखना, काइनेटिक थ्योरी को, अगर इसके बीच में टेम्परेचर बढ़ाता मैं तो रिएक्शन होने लग जाती, लेकिन मैंने क्या बोला है कि इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में स्पेस काफी होता है। दूसरी बात मैंने क्या बोला, कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब ये जरूरी नहीं है टेम्परेचर बढ़ा तो कि ये एसी के पास जाएगा, जरूरी नहीं है, कहीं भी मूव कर सकता है क्योंकि कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। ठीक है, तो होगा क्या, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ये मूव करना स्टार्ट करेगा, और मूव करना स्टार्ट करेगा तो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, या तो एक दूसरे से टकराएंगे, ठीक है, एक दूसरे से भी टकराएंगे, साथ में ऐसे जाके दीवार से भी टकराएंगे। ये वॉल है, इट इज वॉल ऑफ द बैलून, ठीक है, ये दीवार है, वॉल ऑफ बैलून, ठीक है, दीवार से भी टकराएंगे, और इसी के कारण जब ये इससे जाके टकराएंगे तो एक्सपेंशन होगा। क्या होगा बेटा, एक्सपेंशन होगा।
तो याद रखना कि इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, इसी से ये आराम से एक्सपेंशन शो कर सकते हैं। आराम से क्या शो कर सकते हैं? एक्सपेंशन शो कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज पार्टिकल्स ऑफ अ गैस आर ऑलवेज इन कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन। ये जो पार्टिकल्स मैंने इसमें स्टेबल बनाए, ये हमेशा मूव करते हुए रहते हैं। ये यहां जा रहा होगा, ये यहां जा रहा होगा, कोई भी किधर भी मूव कर सकता है। ठीक है बेटा, कोई भी किधर भी मूव कर सकता है, ये याद रखना। लगातार एक से दूसरी जगह ये मूव करते रहते हैं। इसका जस्ट अपोजिट कि सर आपने मतलब एजम्पशन ये क्यों नहीं माना कि ये फिक्स्ड रहते हैं, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए। तो सोचो कि अगर मैं मान लूं कि ये अपनी जगह पे इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं, मतलब एक जगह पे बैठे हुए हैं, मान लिया, चलो आपकी बात हमने मान ली। इसकी अपोजिट देखो, मैं अपोजिट केस आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं जिससे आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो सके। तो क्या होगा बेटा, आप बताओ। इसके अंदर गैस की वॉल्यूम फिक्स हो जाएगी, गैस की वॉल्यूम फिक्स हो जाएगी, मतलब ये पार्टिकल्स कभी मूव नहीं करेंगे। अगर मैंने ये खोला हुआ है तो भी, ये बंद किया हुआ है, ये बंद किया हुआ है, अगर ये फिक्स्ड हो गए ना, तो ना तो ये कंप्रेस होगा ना ये एक्सपेंड करेगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम्स फिक्स्ड। इफ वी फिक्स द पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस फिक्स हो जाएगी, जो कि नहीं होता है। वॉल्यूम ऑफ द गैस कभी फिक्स नहीं होती है, ठीक है, वेरी करती रहती है एक से दूसरी जगह पे, ना फिर इसमें कंप्रेशन होगा। ये कैसा हो गया, अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फिक्स्ड हो गए तो आप देखो कि ये एक सॉलिड बोतल है, ये एक सॉलिड बोतल है। अब मैं इसके ये जो ऊपर ढक्कन है, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फिक्स हैं, इसे दबाऊंगा ये नहीं प्रेस हो रहा है, ठीक है, पूरी ताकत लगा दूंगा ना मैं इसमें ऐसे करके, तो भी ये प्रेस नहीं हो रहा है क्योंकि इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फिक्स है। लेकिन ये बैलून तो क्या हो रहा है, ये बैलून तो क्या हो रहा है, दबाया जा रहा है, ठीक है, ये बैलून दब रहा है, मतलब इसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं लगातार। दैट इज पार्टिकल्स ऑफ अ गैस आर ऑलवेज इन कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन। ठीक है, याद रखोगे, समझ में आ रहा है, फिक्स्ड नहीं रहेंगे। इसका मतलब क्या, फिक्स्ड नहीं रहेंगे। अगर पूछ ले कोई कि फिक्स्ड क्यों नहीं रह रहे, तो आपको बताना आना चाहिए, आप किस दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए और आप उसको भी एक्सप्लेन कर सको। अगर मैं यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के पोजीशन फिक्स कर दूं तो हम कभी भी इसे प्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसकी बैलून की शेप भी फिक्स्ड हो जाएगी, ठीक है, जो कि नहीं होता है, जबकि मैं इसे प्रेस करता हूं तो ये तो पिचक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, पार्टिकल्स ऑफ अ गैस मूव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन। हाँ, एक चीज है, ये जो पार्टिकल्स जब मूव करते हैं, अभी आपने मोशन देखा कि रैंडमली मूव करते हैं, फिक्स नहीं रहते, लेकिन इनका जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में रहेगा। ऐसे गया, इससे टकराया, इधर आया, ठीक है, फिर हो सकता है इस वाली दीवार से टकराए, फिर किसी और से टकराएगा, फिर किसी और से टकराएगा। मैं तो एक ही पार्टिकल की बात कर रहा हूं, कितने भी पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेंगे, कभी टेढ़ी तिरछी नहीं। ये देखो कर्व बन गया, कर्व नहीं होगा, हमेशा क्या होगी बेटा, स्ट्रेट लाइन होगी। अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे ही जाएगा, यहां टकराएगा, यहां नहीं टकराएगा, ठीक है। चीजें क्लियर हो रही हैं आपको। ये पार्टिकल यहां से चला, ऐसे आया और नीचे गया, ठीक है, फिर यहां से ऐसे स्ट्रेट लाइन में घूमेगा, हमेशा कहीं भी जाएगा स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, कहीं भी किसी भी दिशा में जा सकता है, मूव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ठीक है। इधर भी ऐसा नहीं है कि इधर से ही घूमना स्टार्ट करेगा, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, 10 दिशाओं में जा सकता है, ठीक है। 10 दिशा कहां होती है सर, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, फिर सब चारों दिशाओं के कॉर्नर्स ले लो और एक ऊपर और एक नीचे, हो गए ना 10, ठीक है। तो 10 दिशाओं में जा सकता है, क्लियर। अच्छा, ये जो मूव कर रहा है ना इस तरीके से स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन और थोड़ा जिगजैग मोशन दिखाता है, ये जिगजैग मोशन है, ये देखो ऐसे 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 मूव करेगा ना। किसी ने मान लो यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से छूटा, यहां टकराया भाई साहब, फिर यहां टकराएगा, फिर यहां टकराएगा, फिर यहां, तो ये क्या जिगजैग मोशन होता है। ये क्या होता है, फिर हो सकता है यहां से टकरा के ऐसे चला जाए, फिर यहां से टकरा के ऐसे चला जाए, ये क्या है, सब जिगजैग मोशन है। इस जिगजैग मोशन को ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं, इस जिगजैग मोशन को ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। प्लस अच्छा, एक बात और पॉइंट, इसी पॉइंट में एक बात और है कि सोचो ये पार्टिकल यहां से चला, इस दीवार से टकराया, बैलून की वॉल है, इससे टकराया,
तो यहाँ पे कुछ प्रेशर लगाएगा, इस दीवार पे कुछ प्रेशर लगाएगा, जिससे ये थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा, फिर इससे भी टकराएगा, ये भी थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करेगा, मतलब ये वॉल थोड़ा सा यहाँ से फूलने की कोशिश करेगी, यहाँ आएगा, यहाँ भी ऐसे फूलने की कोशिश करेगा, ठीक है। ऐसे मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ऐसे ही एक नहीं, सभी पार्टिकल्स ऐसे ही इस पे फोर्स लगा रहे होंगे, तो मैं ये बोल सकता हूं कि पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन एट दैट टाइम, जब ये मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये मूवमेंट करते ही रहते हैं, इसका मतलब ये पार्टिकल्स हमेशा बैलून की वॉल्स जो हैं, बैलून की वॉल्स जो हैं उन पे क्या है, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, है ना, ऐसे आगे इससे टकराएंगे, लगातार टकराएंगे, हर एक पार्टिकल आएगा और इससे टकराएगा, आपस में भी टकराते हैं और इससे भी टकराते हैं। समझ में आ रही है एकदम पिक्चर, कोई दिक्कत, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पोस्टुलेट, एक एक चारों समझ में आए, एक बार फिर से रिपीट। ईच गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, हर एक गैस के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इनकी वॉल्यूम क्या होती है, आपस के गैप से बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, मतलब क्या है कि हम इन्हें आराम से प्रेस कर सकते हैं। अगर ज्यादा होती, मान लो इतना बड़ा पार्टिकल है, एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा, अब तुम दबाओ, कैसे दबाओगे, नहीं दबाएंगे, ठीक है, नहीं दबाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी वॉल्यूम बहुत कम है, हम इन्हें आराम से प्रेस कर सकते हैं। और किसके कंपैरिजन में कम है, इस पूरी वॉल्यूम के, इन दोनों के बीच के गैप, इनका गैप ज्यादा है, जबकि इसकी खुद की वॉल्यूम बहुत कम है, तो आराम से प्रेस हो सकता है। तो ये फैक्टर एक्सप्लेन करता है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैसेस। सेकंड बोला हमने कि इनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा, कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा, फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर हमने बोला कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं इसका, तो पार्टिकल्स वॉल्स से टकराएंगे और एक्सपेंशन करने की कोशिश करेंगे। पार्टिकल्स ऑफ अ गैस आर ऑलवेज इन कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन, पार्टिकल्स जो इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं वो कभी एक जगह नहीं बैठे रहते हैं, लगातार मूवमेंट करते रहते हैं और रैंडमली मूव करते हैं, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी कहीं भी जा सकता है, ठीक है, जहां उसका मन आएगा वहां जाएगा, ठीक है, और रैंडम इन कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन, तो पार्टिकल्स कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इसका अपोजिट फिर हमने आपको ये बोला कि मान लो अगर मूवमेंट नहीं कर रहा है, अगर मान लो मूवमेंट नहीं कर रहा है, एक जगह फिक्स होके बैठ जाता है, फॉर एग्जांपल, ऐसा होता नहीं है लेकिन ऐसा हो जाता है, तो हमने क्या बोला कि अगर मूवमेंट नहीं कर रहा होगा, एक जगह फिक्स हो जाएगा बेटा, तो शेप ऑफ दी पर्टिकुलर जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड हो जाएगी, वॉल्यूम फिक्स्ड हो जाएगी तो बैलून की शेप फिक्स्ड हो जाएगी। और गैसेस की कभी भी वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होती है, वेरी करती रहती है, ठीक है, वॉल्यूम वेरी करती रहती है, शेप भी वेरी करती रहती है, जो कि फिक्स्ड केवल सॉलिड स्टेट में होती है। सॉलिड स्टेट में क्यों फिक्स्ड होती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स एक जगह फिक्स्ड रहते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं। इज इट क्लियर? फिर इसके बाद हमने फोर्थ पॉइंट बोला कि पार्टिकल्स जब भी मूव करेंगे हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेंगे, ऐसे जाएगा, ऐसा नहीं है कि कभी ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव नहीं करता, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे भी जा सकता है, फिर ऐसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन में, ट्रेवल हमेशा स्ट्रेट लाइन में करेगा। तो ये क्या, जिगजैग जैसा मोशन दिखाता है, जिगजैग जैसा मोशन, इसको ब्राउनियन मूवमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ब्राउनियन मूवमेंट। याद रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, ये बेटा फिफ्थ पॉइंट, कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। क्या होता है, देखो कोलिजन का मतलब होता है टकराना। ये पार्टिकल देखो, मान लो ये मार्कर आया, इससे ऐसे टकराया, ठीक है, ये क्या था, कोलिजन। मार्कर का और बोर्ड का क्या था, कोलिजन। ये पार्टिकल यहां से मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है, और इससे जाके टकराता है, तो वो क्या हुआ, उसका कोलिजन। ये इससे कोलाइड करता है, आपस में भी ये कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, और दीवार से भी कोलिजन करते हैं। मैं बोल रहा हूं कि इनका कोलिजन इलास्टिक होता है। दो तरीके के कोलिजन होते हैं, ये फिजिक्स का पार्ट है वैसे। दो तरीके के कोलिजन होते हैं बेटा, एक इलास्टिक, ठीक है, एक इनइलास्टिक या नॉन इलास्टिक, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कोई भी दो ऑब्जेक्ट आए, आपस में टकराए और दूर चले गए। क्या बोल रहा हूं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट आए, आपस में टकराए और दूर चले गए। फॉर एग्जांपल देखो ये वाला कोलिजन, ठीक है, क्या बोला मैंने, फॉर एग्जांपल ये वाला कोलिजन, दो मार्कर का आपस में टकराना, ये क्या था,
ये क्या था बेटा, इलास्टिक कोलिजन था। समझ में आ रहा है क्या हुआ, दोनों आए, टकराने के बाद फिर से दूर चले गए, इस कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। इनइलास्टिक क्या होता है, आए थोड़ी देर साथ रहे, चलते गए साथ साथ, फिर हो सकता है आगे जाके अलग हो जाए, मे बी और मे नॉट भी। आए थोड़ी देर साथ रहे, चलते रहे, जरूरी नहीं है कि अलग हो, साथ में भी जा सकते हैं और बहुत आगे जाके अलग हो सकते हैं, बहुत आगे जाके। ठीक है, तो हम कंपेयर कर लेते हैं कि आए और साथ रह के चल रहे फिर। तो ये था इनइलास्टिक, इलास्टिक और इनइलास्टिक। और इलास्टिक में आप समझ सकते हो, जैसे मैं फुटबॉल को किक मारता हूं, है ना, मैं क्या करता हूं, फुटबॉल को किक मारता हूं या इस बोर्ड में ऐसे घुसा मारता हूं धाड़ करके और पीछे ले लेता हूं। ठीक है, ये क्या था, इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो आएंगे दो चीज और एक दूसरे से टकरा के फिर से दूर चले जाएंगे, इसे इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि मॉलिक्यूल्स की जो दोनों की एनर्जी है, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, दो जो आ रहे हैं टकराने के लिए, इसकी कुछ अपनी एनर्जी होगी, इसकी कुछ अपनी एनर्जी होगी, हो सकता है इसकी कम हो सकता है इसकी ज्यादा हो, या इसकी कम हो इसकी ज्यादा। तो ये एक दूसरे से जब टकराएंगे, जो ज्यादा एनर्जी से आ रहा है वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी कम एनर्जी, जैसे मान लो इसकी ताकत ज्यादा है, ठीक है, या फिर ऐसे समझो मैं फुटबॉल में किक मार रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, फुटबॉल में ऐसे किक मारने जा रहा हूं, तो मैं पूरी ताकत लगाऊंगा, फुटबॉल तो अपनी ताकत नहीं लगा रही, तो मेरी ताकत ज्यादा है, ठीक है, मेरी वहां पे एनर्जी ज्यादा है, तो मेरी एनर्जी थोड़ी सी फुटबॉल को ट्रांसफर हो जाएगी और फुटबॉल बहुत तेज हवा में उड़ जाती है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। तो मेरी एनर्जी कम तो हुई, उसकी एनर्जी बढ़ी, बट मैं बोलता हूं, मैंने यहां लिखा हुआ है, इट मींस टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो दोनों टकराए मॉलिक्यूल्स आपस में। ठीक है, मैंने मॉलिक्यूल्स यहां पे दो कौन माने, एक फुटबॉल और एक मेरा पैर, तो दोनों की टोटल एनर्जी अगर मैं गिनता हूं तो जितनी पहले थी उतनी अब है, मैंने उसको ही तो ट्रांसफर किया, लेकिन उसकी और मेरी एनर्जी पहले जितनी थी, है ना, उतनी अब है। मान लो मेरी पहले 300 किलो जूल थी, ठीक है, और उसकी मान लो 10 किलो जूल थी, मैंने इसमें किक मारी, मेरी इसको एनर्जी लगभग मान लो 100 किलो जूल ट्रांसफर हो गई, किसको, इसको, तो इसमें जाके 110 किलो जूल एड ही तो हो जाएंगे। यहाँ पे कितना समीशन आ रहा है, 310 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 200 और 110, 310 आ रहा है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या है, सेम है दोनों। इट मींस टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन्स सेम। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। देयर इंडिविजुअल एनर्जी में चेंज, हाँ 300 से मेरी 200 एनर्जी हो गई थी, फुटबॉल की 10 से 110 हो गई थी, मे चेंज बट सम ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, यहां पे यही कॉन्सेप्ट फुटबॉल और जूते वाला, मतलब मेरे पैर वाला, किक वाला, इसमें भी लगा सकते हो आप। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, मैंने फुटबॉल और अपने किक की बात की और आपको बात करनी है दो मॉलिक्यूल्स की। हो सकता है किसी की एनर्जी ज्यादा हो, किसी की एनर्जी कम हो, टकराएंगे तो दो मॉलिक्यूल जब टकरा रहे हैं, हम दो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, उनकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, टोटल एनर्जी दोनों की। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलिजन्स क्या होंगे, इलास्टिक होंगे, कभी भी ऐसा नहीं है आए और चिपके रह गए मॉलिक्यूल्स, टकराए और फिर से दूर चले जाएंगे, टकराए फिर से दूर चले जाएंगे। हो सकता है जिसके पास ज्यादा एनर्जी है वो कम वाले को थोड़ी दे दे, फिर वो अगले को दे दे, लेकिन ओवरऑल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी। क्लियर, क्लियर है बेटा। अगर मैं ये बोल दूं इसका अपोजिट, अब इसके अपोजिट पे आते हैं। देखो हर एक चीज में एनसीईआरटी बहुत शानदार किताब है मेरे हिसाब से, बस टीचर मस्त होना चाहिए समझाने वाला, तो तुमको मजा आएगा पढ़ने में। एनसीईआरटी में हर एक का अपोजिट दिया हुआ है कि मान लो मैं बोल देता हूं कि एनर्जी कांस्टेंट है। ठीक है, क्या है, एनर्जी तो हमने अभी देखा बेटा कि एनर्जी क्या थी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर मैं दोनों मॉलिक्यूल की निकालूंगा तो सेम आएगी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तुम जानते हो, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड फॉर्म एनर्जी इज द नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, मतलब मेरी ताकत मेरे पास है वो पोटेंशियल एनर्जी है। अब मैं इसको यूज करके इसमें मान लो ये मेरे पास है, इसको यूज करके इसमें घूसा मारता हूं, मेरी पोटेंशियल एनर्जी इस पे लगाता हूं,
तो इसमें काइनेटिक, इसमें मोशन होने लग जाएगा। तो मैंने क्या किया, अपनी पोटेंशियल एनर्जी इसे ट्रांसफर की और इसके अंदर मोशन होने लगा, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि कभी भी एनर्जी क्रिएट नहीं होती और डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ठीक है, कभी भी एनर्जी क्रिएट नहीं होती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो मेरी पोटेंशियल उसकी काइनेटिक में कन्वर्ट हुई। अब मैं बोल दे रहा हूं इसका अपोजिट कि काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट कर दो। काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट करोगे तो क्या होगा, मोशन रुक जाएगा बेटा, है ना। काइनेटिक एनर्जी को अगर आप कांस्टेंट करोगे तो क्या होगा, मोशन रुक जाएगा। मोशन मतलब ये पार्टिकल सब मूव नहीं करेंगे, और ये तो पॉसिबल नहीं है। मूव नहीं करेंगे तो वॉल्यूम फिक्स्ड हो जाएगा, वॉल्यूम फिक्स्ड हो जाएगा, शेप फिक्स्ड हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए हर कोई पार्टिकल मूव करता रहता है और कोलिजन्स इलास्टिक होंगे, इलास्टिक कोलिजन होंगे। ये कंक्लूजन है इस पॉइंट का। कोलिजन कैसे होंगे, इलास्टिक होंगे। दो मॉलिक्यूल्स की टकराने से पहले टोटल एनर्जी जितनी थी, मॉलिक्यूल्स के टकराने के बाद भी टोटल काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होगी। क्लियर, ओके, चल नेक्स्ट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट पे आओ। एट एनी पर्टिकुलर टाइम डिफरेंट पार्टिकल्स इन द गैस हैव डिफरेंट स्पीड्स एंड हेंस काइनेटिक एनर्जी। पर्टिकुलर टाइम पे मैं किसी एक पॉइंट पे बात कर रहा हूं, डिफरेंट पार्टिकल्स इन द गैस हैव डिफरेंट स्पीड्स। हो सकता है कि ये वाला जो पार्टिकल है इसकी स्पीड कुछ और हो, इसकी स्पीड मूव करने की कुछ और हो, इसकी स्पीड कुछ और हो, इसकी स्पीड कुछ और हो, सबकी अलग अलग स्पीड होगी। और जिसकी जितनी ज्यादा स्पीड होगी वो उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी दिखाएगा, मतलब मोशन उतना ही उसका फास्ट होगा, स्पीड ज्यादा होगी। और मोशन जितना फास्ट होगा उतनी वो काइनेटिक एनर्जी यूज कर रहा है, उतनी वो क्या कर रहा है, अपनी काइनेटिक एनर्जी यूज कर रहा है, जितना फास्ट है। तो स्पीड जितनी ज्यादा उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। आप ये याद रखेंगे, ठीक है, आप ये याद रखेंगे। ठीक है, स्पीड जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। सबकी अलग अलग स्पीड है, ठीक है। मान लो मैं दो मार्कर यूज करूंगा इसको समझाने के लिए। एक मेरा पार्टिकल है ये वाला ब्लू, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं जिससे आपको मैं समझा पाऊं, ठीक है। एक मेरा पार्टिकल है बेटा ये वाला ब्लैक वाला, ये दोनों आपस में टकराते हैं। मैंने बोल दिया जो ब्लू वाला है उसे उसका सब कुछ ब्लू से ही लिखना पड़ेगा। ये जो ब्लू वाला है इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, मतलब ये पहले से ही फास्ट मोशन कर रहा है, और इसकी क्या है, कम है, ठीक है। इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, मतलब नीचे की तरफ एरो बनाया मतलब कम है, और उसकी ज्यादा है। अब देखो ये इससे टकराएगा, ये बहुत तेजी से आके इससे टकराएगा, और इससे जैसे ही टकराएगा अपनी काइनेटिक एनर्जी को उसको ट्रांसफर करेगा, तो ये तो तेज मूव करने लग जाएगा, अब ये स्लो हो जाएगा, ठीक है। अब ये ब्लैक वाला, अब ये जाके किसी और मॉलिक्यूल, मान लो यहाँ पे एक और बैठा है, उससे जाके टकराएगा, फिर ये स्लो हो जाएगा, ये वाला फास्ट हो जाएगा, फिर ये इससे टकराएगा, ये स्लो हो जाएगा, ये वाला फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, लगातार काइनेटिक एनर्जी वेरिएट करती रहती है। स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। पहले इसकी ज्यादा थी, बाद में कम हो गई, फिर दोबारा से हो सकता है घूमता 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 कोई इससे आगे टकराए तो वो अपनी इसको दे देगा, फिर से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि डिफरेंट पार्टिकल्स हर टाइम पे, मान लो एक पहले क्या था, एक टाइम मैंने लिया था 5 सेकंड, मैंने बोला 5 मिनट पहले भाई साहब इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, अब ये तो टकरा गया, 1 मिनट बाद आके देखता हूं ये तो स्लो पड़ गया, उतना फास्ट ही मूव नहीं कर रहा, क्योंकि इसने अपनी एनर्जी दे दी। अब हो सकता है कोई घूम के फिर से इससे आगे टकराए 1 मिनट बाद, फिर से इसकी 1 मिनट बाद चेंज हो गई। तो एट एनी पर्टिकुलर टाइम डिफरेंट पार्टिकल्स इन द गैस हैव डिफरेंट स्पीड्स एंड हेंस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से किसी की पहले ज्यादा है, बाद में कम हो गई, फिर से ज्यादा हो सकती है। याद रहेगा, समझ में आ गया अच्छे से पॉइंट। चलो 7th पॉइंट है बेटा, इसीलिए हम क्या करते हैं, देखो 6th पॉइंट से ही लीड करेंगे 7th पे। इसीलिए हम क्या करते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, क्योंकि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम तो कभी वेरी नहीं होगी, जितनी पहले थी। इसकी मान लो पहले ज्यादा थी, इसने इसको दे दी, इसको दे दी, इसको दे दी, है तो इसी के अंदर ना। तो पूरे सिस्टम की मैं अगर एनर्जी निकालता हूं, हर एक मॉलिक्यूल की अपनी स्पीड है,
वेरिएबल स्पीड है, तो वेरिएबल ही काइनेटिक एनर्जी होगी। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होने वाली, पहले यहाँ स्पीड कुछ और थी, फिर कुछ और हुई, पहले यहाँ काइनेटिक एनर्जी कुछ और थी, फिर कुछ और हुई। तो मैं ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, पूरे मॉलिक्यूल्स की, पूरे सिस्टम की निकालते हैं। ठीक है, पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हम। ठीक है, ये मतलब ये इसका कंक्लूजन है। और क्यों निकालेंगे वो अभी हमने 6th पॉइंट के थ्रू आपको समझा दिया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी नेट मान लो सबको मिला के आती है 100 जूल। तुमको पता होना चाहिए जूल एनर्जी की यूनिट है 100 जूल। मैं इसको टेम्परेचर देना चालू करता हूं, मैं इसको क्या करता हूं बेटा, टेम्परेचर देना चालू करता हूं। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो मोशन कर रहे थे ना पार्टिकल, अब ये फास्ट हो जाएंगे, जल्दी जल्दी मूव करेंगे, ऐसे जाएगा, टकराएगा, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी मूव करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मूव करेंगे मतलब क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज किया, वही लिखा हुआ है यहाँ, टेम्परेचर इंक्रीज किया। ठीक है, तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ेगी, स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ेगी तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की तो वो क्या करेंगे, अल्टीमेटली स्पीड बढ़ रही है, ऐसे दीवालों से जाके टकरा रहे हैं। ठीक है, दीवालों से जाके टकराएंगे तो इसके अंदर का वॉल्स पे, बैलून की वॉल्स पे प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, एक्सर्ट्स, इसका मतलब हो गया मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट्स मोर प्रेशर ऑन वॉल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेशर बढ़ेगा, सिस्टम के अंदर का प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है, ये मैंने आपको शायद रीड करके नहीं बताया लेकिन आप लिख सकते हैं, इफ मॉलिक्यूल हैव वेरिएबल स्पीड, अभी बताया था, देन इट हैव वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी, दैट्स व्हाई वी टेक एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड इट इंक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीज, बिकॉज temperature increase then speed increase then kinetic energy increase, and if kinetic energy increase then molecules exerts more pressure on the walls of the container. Is it clear बेटा? ये थे postulates किसके, आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस की सिचुएशन है, ठीक है, आइडियल गैस वास्तव में ऐसी होती है, प्रैक्टिकली पोस्टुलेट्स बनाए गए हैं, वो तो थ्योरेटिकल था। ठीक है, तो आपसे कोई थ्योरेटिकल पूछता है तो आप ये बोल सकते हो PV = nRT को भाई साहब गैस फॉलो करनी चाहिए तो उसे आइडियल गैस इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन वो बोलेगा लेकिन थोड़ा सा नेचर तो बताओ हमें, वो दिखता कैसा है कैसा, उसका किससे रिएक्ट करता है किससे नहीं करता है, तब आपको ये सब पॉइंट्स दिमाग में आने चाहिए। पहला पॉइंट एक बार दोबारा कंक्लूड करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था, एटम्स और मॉलिक्यूल्स काफी छोटे होंगे जिससे वो आराम से कंप्रेस हो सके। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था, अगर मान लो इस रूम की बात कर रहा हूं, अब बैलून के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनमें आपस में, ठीक है, जो बैलून्स के अंदर पार्टिकल हैं, दूसरे पॉइंट में ये बताया है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में आपस में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता है, वो आराम से रैंडमली मूव कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था, पार्टिकल्स मूव्स कॉन्स्टेंटली एंड रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ठीक है, पार्टिकल्स लगातार मूव करते रहेंगे, कॉन्स्टेंटली रुकेंगे नहीं और रैंडमली मूव करेंगे किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या था, पोस्टुलेट तो आपको बस इतने याद रखने, ये तो मैंने एक्सप्लेनेशंस दिए इन सबको समझाने के लिए। हाँ, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं, कॉन्ट्रेरी क्वेश्चन पूछ सकता हूं और कंपटीशन के बड़े लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। ठीक है, कि ये तो पोस्टुलेट्स हैं लेकिन इनका अपोजिट होगा तो क्या होगा, वही समझाया मैंने आपको, इसलिए वीडियो बड़ी हो गई है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमने क्या लिखा था, फोर्थ पॉइंट क्या था, पार्टिकल्स जब मूव करते हैं तो स्ट्रेट लाइन मूव करेंगे, ऐसे नहीं है कि ऐसे 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 मूव कर रहे हैं, मतलब आगे भी बढ़ रहे हैं और ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं, सीधे मूव करेंगे स्ट्रेट लाइन में और जिगजैग मोशन दिखाते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट दिखाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमने लिखी रखा है, कोलिजन्स कैसे होंगे, इलास्टिक होंगे। Sixth point, at any particular time different particles in the gas have different speeds and hence kinetic energy. Seventh point, जब सबकी मॉलिक्यूल्स की स्पीड वेरिएबल है, ठीक है, इसलिए मैंने इफ लगा दिया, स्पीड वेरिएबल है तो काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल होगी।
तो हम किसी एक मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि लगातार चेंज हो रही है, वेरिएबल है मतलब लगातार चेंज हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पूरे सिस्टम की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। और फिर हमने बोला कि जैसे जैसे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी स्पीड, मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स फास्ट मूव कर रहे हैं तो दीवारों पे टकराएंगे, ठीक है। दीवारों पे टकराएंगे तो उसके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लॉजिकली तुम्हारे दिमाग में यहाँ आना चाहिए कि सर स्पीड बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ती है कब, जब कोई दूसरी एनर्जी उस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हो। तो हम यहाँ कहाँ से एनर्जी दे रहे हैं सिस्टम को, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, हम हीट की फॉर्म में यहाँ पे टेम्परेचर जो इंक्रीज कर रहे हैं तो हीट ही तो दे रहे हैं, तो हम हीट की फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं सिस्टम को। हम क्या कर रहे हैं, हीट की फॉर्म में सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, तभी ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं आता है कि एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, नो नेवर, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। होगा क्या, टेम्परेचर की फॉर्म में एनर्जी दी इसीलिए स्पीड बढ़ी और इसीलिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। क्लियर है बेटा। अब आप यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर गैसेस खत्म होती है। एक चीज और विशेष याद रखना इस थ्योरी के बारे में कि कोई भी ऐसा प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं है जो इस थ्योरी को अभी तक क्रॉस कर सके, सभी के सभी प्रैक्टिकल एविडेंस इस पे सूट करते हैं, ठीक है। इसीलिए ये एप्लीकेबल है, केवल दिमाग का एजम्पशन नहीं है। हाँ, उसने दिमाग से ये सब चीजें सोची, जेम्स मैक्सवेल ने ये सब दिमाग से सोचा, फिर इन सबको पोस्टुलेशन कर दिया। इन सबका पोस्टुलेशन मतलब उस दिमाग के मॉडल को थ्योरी की फॉर्म में उतार दिया और इसी को बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। अच्छे से पढ़ते रहो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।